दोस्तों, जब भी किसी व्यक्ति का सीमेन एनालिसिस टेस्ट होता है तो उसके सामने तीन शब्द बहुत प्रमुखता से आते हैं। एजुस्पर्मिया, एस्पर्मिया और ओलिगोस्पर्मिया। तो सबसे पहले तो इन तीनों शब्दों में आप अंतर समझ लीजिए। यदि दोस्तों किसी व्यक्ति के सीमेन में स्पर्म की मात्रा कम होती है, मतलब जितनी सामान्य होना चाहिए उससे कम होती है, परंतु स्पर्म होते हैं, तो यह कंडीशन कहलाती है ओलिगोस्पर्मिया। यदि किसी व्यक्ति के सीमेन में स्पर्म बिल्कुल भी नहीं होता तो यह कंडीशन कहलाती दोस्तों एजुस्पर्मिया। और यदि किसी व्यक्ति को सीमेन ही बाहर नहीं निकलता, पर्याप्त सेमाइनल फ्लूइड बाहर नहीं निकलता दोस्तों, तो यह कंडीशन कहलाती है एस्पर्मिया। तो आप एस्पर्मिया, एजुस्पर्मिया और ओलिगोस्पर्मिया में कंफ्यूज ना हो। हम यहां पर एजुस्पर्मिया के बारे में बात करेंगे, जिसका तात्पर्य है किसी व्यक्ति के सीमेन में स्पर्म बिल्कुल नहीं होना। किसी भी व्यक्ति को इसके बारे में तब पता चलता है जनरली जब उसकी शादी होती है और 1-2 साल तक लगातार प्रयास करने के बाद भी जब उनके यहाँ कोई बच्चा नहीं होता तो फिर महिला और पुरुष दोनों का टेस्ट किया जाता है। उसमें पुरुषों के लिए दोस्तों सीमेन एनालिसिस किया जाता है, जिसमें यह पता चलता है कि पुरुष में स्पर्म बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, ये जो स्थिति है, ये जितनी जल्दी डायग्नोस कर ली जाए और उसका जितना जल्दी उपचार किया जाए, उसके उपचार के सफल होने के चांसेस उतने ज्यादा रहते हैं। जनरली दोस्तों, किसी व्यक्ति में एजुस्पर्मिया किस कारण से है, उसके स्पर्म बिल्कुल नील क्यों हो गए हैं, इसे हम अलग अलग भागों में डिवाइड कर सकते हैं। इसके काज को जनरली इसमें 2 प्रकार की चीजें चलती है। पहले चलती है काज को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, प्री टेस्टिकुलर काजेस, टेस्टिकुलर काजेस और पोस्ट टेस्टिकुलर काजेस। मतलब स्पर्म का उत्पादन दोस्तों टेस्टिस में होता है, तो यदि टेस्टिस में स्पर्म को उत्पादन से रोकने वाले जो काज है वो प्री टेस्टिकुलर काज कहलाते हैं। टेस्टिस में स्पर्म का उत्पादन करने के लिए जो जिम्मेदार हार्मोन वगैरह वो तो पर्याप्त बन रहा है, किंतु इसके बाद भी टेस्टिस में हार्मोन का उत्पन्न नहीं हो रहा, उसका कोई ना कोई रीजन टेस्टिस में विकृति है, तो ये टेस्टिकुलर काजेस कहलाते हैं। और यदि टेस्टिस में हार्मोन तो पर्याप्त मात्रा में उत्पादित हो रहे हैं, किंतु वो टेस्टिस से निकलकर वास डिफरेंस के थ्रू बाहर नहीं निकल पा रहे, कोई ना कोई रुकावट आ जा रही है दोस्तों, ये कहलाता है पोस्ट टेस्टिकुलर काजेस। इसके अलावा एक दूसरी थ्योरी चलती है जो काजेस को 2 भागों में बांटती है। पहला होता है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव काजेस, दूसरा होता है ऑब्स्ट्रक्टिव काजेस। मतलब स्पर्म का प्रोडक्शन के बाद बाहर निकलने से रोकना, यह होता है ऑब्स्ट्रक्टिव काजेस। और यदि स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा किसी भी कारण से, यह कहलाता है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव काजेस। दोस्तों, हम यहां पर बहुत ज्यादा अलग अलग भागों में डिटेल में ना जाते हुए जनरल काजेस की बात करते हैं। तो दोस्तों, जनरली क्या होता है, यदि किसी व्यक्ति का टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लो है तो भी वो लो है, या टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन उत्पादन ही नहीं हो पा रहा तो भी उसके टेस्टिस से स्पर्म जो है उत्पादित नहीं होगा। दूसरी बात, यदि व्यक्ति को एंडोक्राइनल ग्लैंड्स में किसी प्रकार की समस्या आती है, मान लो उसे ब्रेन में किसी प्रकार की समस्या है जिसके कारण हाइपोथैलेमस में या पिट्यूटरी ग्लैंड में पर्याप्त तरीके से काम नहीं हो पा रहा है दोस्तों, तो इसके कारण भी दूसरे हार्मोन का प्रोडक्शन प्रभावित होता है और जिससे एज ए रिजल्ट स्पर्म सही तरीके से नहीं आते या बिल्कुल नहीं आते। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है जिसके लगातार सेवन से भी स्पर्म बनना बंद हो जाते हैं। इसमें बहुत सारे प्रकार की बीमारियों की दवाएं शामिल होती है। यदि कोई व्यक्ति कैंसर के लिए रेडियोथेरेपी ले रहा है या कीमोथेरेपी ले रहा है तो भी ऐसे केसेस देखने में आते हैं कि इसके साइड इफेक्ट के कारण जो है एजुस्पर्मिया की बीमारी डेवलप हो गई है। कई सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनमें क्रोमोसोमल गड़बड़ी होती है, मतलब वो जन्मजात ही किसी प्रकार की गड़बड़ी को लेकर पैदा होते हैं और वो एजुस्पर्मिया का शिकार बनते हैं। किसी किसी व्यक्ति में टेस्टिस में किसी प्रकार की गड़बड़ी होती है, कभी कभी टेस्टिस की एट्रोफी हो जाती है, सही तरीके से विकसित नहीं हो पाता या टेस्टिस एक टाइम के बाद सिकुड़ जाता है। किसी में दोस्तों टेस्टिस जो है अनडेवलप्ड समझ लीजिए, अपनी जगह से हट जाना समझ लीजिए, इस प्रकार की विकृति होती है। तो कभी कभी टेस्टिस में किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन के कारण भी स्पर्म का उत्पादन प्रभावित होता है। यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन के कारण भी दोस्तों टेस्टिस पर फर्क पड़ता है। किसी प्रकार का कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है तो भी दिक्कत होती है। कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कोई वायरल इन्फेक्शन जैसे क्लेमाइडिया के कारण भी दिक्कत होती है, गोनोरिया के कारण भी दिक्कत होती है। यदि व्यक्ति को मम्स होते हैं तो मम्स के दौरान भी देखा गया है ये एक वायरल इन्फेक्शन है कि इसके बाद जो है टेस्टिस की एट्रोफी हो जाती है, तो इसके कारण भी स्पर्म का प्रोडक्शन प्रभावित होता है और कभी कभी एजुस्पर्मिया की स्थिति निर्मित हो जाती है। कभी कभी टेस्टिस में या उसके आसपास भी बहुत सारी विकृतियां उत्पन्न हो जाती है, जैसे एपिडिडिमाइटिस में या एपिडिडाइमाइल सिस्ट में, या दोस्तों वहां पर वेरिकोसील हो जाती है, वेन्स जो है डायलेटेड हो जाती है। इसके कारण भी स्पर्म का प्रोडक्शन प्रभावित होता है।
टेस्टिस में सिस्ट बनना वो तो मैंने आपको बता ही दिया, और यदि टेस्टिस से वास्ट डिफरेंस स्पर्म को लेकर के जा रही है परंतु किसी कारण से वहां रुकावट आ गई, वहां कोई सिस्ट हो गई, वहां कोई गांठ हो गई, वहां कोई ट्यूमर बन गया, कोई लंप बन गया, तो इसके कारण भी दोस्तों स्पर्म जो है बाहर नहीं निकल पाते और एज ए रिजल्ट जांच में एजियोस्पर्मिया की शिकायत देखने को मिलती है। फिर बहुत सारे मेडिकल काजेज, जैसे यदि कोई व्यक्ति डायबिटिक है तो उसमें भी समस्या हो सकती है, किडनी की प्रॉब्लम यदि किसी को है तो भी समस्या हो सकती है, लीवर सिरोसिस से परेशानी है तो भी समस्या हो सकती है। फिर इसके अलावा दोस्तों जो व्यक्ति की हैबिट्स होती है वो भी एजियोस्पर्मिया का कारण बन सकती है। यदि किसी व्यक्ति की रूटीन बहुत ज़्यादा बेकार है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहता है वो, या उसकी डाइट बहुत ही ज़्यादा बेकार है दोस्तों, एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, दिन ब दिन मोटापा बढ़ता जा रहा है, या यदि आप देखेंगे तो वो ऐसे चीज़ों का सेवन कर रहा है जो उसकी बॉडी में टॉक्सिसिटी को प्रोड्यूस कर रही है, जैसे बहुत ज़्यादा सिगरेट पीना, बहुत ज़्यादा एल्कोहल का सेवन करना, बहुत ज़्यादा रसायन युक्त तंबाकू गुटखे खाना, ये सब भी कारण बनते हैं दोस्तों एजियोस्पर्मिया के। तो ये तो हुआ दोस्तों एजियोस्पर्मिया। अब बात करते हैं कि आखिर इसकी पहचान कैसे होगी। तो इसकी पहचान के लिए दोस्तों एक सिंपल सा टेस्ट होता है सीमेन एनालिसिस का, जिसमें आपके सीमन की जांचें की जाती है और उसमें यदि स्पर्म काउंट बिल्कुल नील मिलते हैं तो वहां पर एजियोस्पर्मिया को डायग्नोज किया जाता है। एजियोस्पर्मिया के डायग्नोज होने के बाद फिर आप कारण पर जा सकते हैं, आप कारणों की खोज कर सकते हैं। दोस्तों आखिर एजियोस्पर्मिया के लक्षण क्या आते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि यह डिपेंड करता है कि एजियोस्पर्मिया किस काज से हो रहा है। जनरली एजियोस्पर्मिया के खुद के कोई लक्षण नहीं होते, जिस कारण से एजियोस्पर्मिया शरीर में बन रहा है वो लक्षण आपकी बॉडी में देखने को मिल सकते हैं। जैसे यदि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी के कारण आपको एजियोस्पर्मिया हो रहा है तो वहां पर आप समझ लीजिए कि आपको जो है संबंध बनाने की इच्छा नहीं होगी, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होगा, या यदि तनाव आया है तो वो थोड़ी देर के लिए आएगा, खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार के लक्षण जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से संबंधित है वो आपकी बॉडी पे दिखाई देंगे। यदि आपको टेस्टिस में किसी प्रकार का इन्फेक्शन है या यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है तो उससे रिलेटेड लक्षण जो है आपकी बॉडी में नजर आएंगे। आपको बाथरूम करते समय असुविधाएं हो सकती है, जलन हो सकती है, रुक रुक कर बाथरूम आ सकती है, या बाथरूम में ब्लीडिंग वगैरह, इस प्रकार के लक्षण देखने को मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर काज है यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन। यदि एपिडिडाइमल सिस्ट के कारण आपको एजियोस्पर्मिया हुआ है तो सिस्ट के लक्षण आपको देखने को मिलेंगे, वेरिकोसील के कारण हुआ तो उसके लक्षण देखने को मिलेंगे। तो इसमें क्या होगा, जब आप स्क्रोटम पर हाथ लगाएंगे या टटोल कर देखेंगे तो आपको कोई गांठ सी लग सकती है, कोई लंप सा नजर आ सकता है, या आपको ऐसा लग सकता है कि मेरी वेन्स जो है डायलेटेड है, फूली फूली है, कुछ गद्दी गद्दी टाइप की आपको अनुभूति हो सकती है यदि आप वेरिकोसील के पेशेंट है तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी बीमारी होगी उससे रिलेटेड आपको जो भी काज के कारण एजियोस्पर्मिया होगा उससे रिलेटेड लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। फिर यदि अन्य लक्षण है तो वैसा देखने को मिलेगा, जैसे यदि आप डायबिटीज के पेशेंट हैं तो डायबिटीज के लक्षण के साथ आपको एजियोस्पर्मिया होगा। मेडिकेशन के कारण है तो आप गौर कर सकते हैं कि यदि आप पूरी तरह से स्वस्थ है और कोई पर्टिकुलर बीमारी के मेडिसिन खा रहे हैं तो अपने डॉक्टर से मिलकर आप कांटेक्ट कर सकते हैं कि क्या ये मेडिसिन मुझे एजियोस्पर्मिया की तरफ ले गई है। तो वो मेडिसिन से यदि आप बंद करते हैं तो आपको वापस स्पर्म काउंट जो है वापस आने लगेगा। दोस्तों बात करते हैं एजियोस्पर्मिया के मैनेजमेंट और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की। तो मैनेजमेंट के अंतर्गत आपको अपनी दिनचर्या सुधारना है, हेल्थी डाइट लेना है, मार्केट की अनहेल्थी डाइट, ज्यादा मिर्च मसाले तेल का उपयोग आपको नहीं करना है, डेली एक्सरसाइज करना है जिससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का प्रोडक्शन बढ़ सके, आपको प्रॉपर स्लीप लेना है, गहरी नींद में जाने की कोशिश कीजिएगा, और इसके अलावा आपको टेंशन फ्री रहना है, अल्कोहल और सिगरेट का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। बात करते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की दोस्तों। तो एजियोस्पर्मिया का होम्योपैथिक ट्रीटमेंट उसके काज पर डिपेंड होना चाहिए। मैंने बहुत सारे ऐसे होम्योपैथिक डॉक्टर देखे हैं जिसके पास यदि कोई भी मरीज आता है एजियोस्पर्मिया का या ओलिगोस्पर्मिया का तो वो कुछ नहीं देखते हो, डायरेक्ट डामियाना, एग्नस कैस्टस, अश्वगंधा ये मेडिसिन जो है वो देना शुरू कर देते हैं। जनरली जब तक काज ठीक नहीं होगा उसके रिजल्ट में एजियोस्पर्मिया हो रहा है वो भी ठीक नहीं होगा। जैसे यदि हम एक उदाहरण के रूप में देखते हैं कि यदि किसी व्यक्ति में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन कम हो रहा है तो वहां पर दोस्तों डामियाना, अश्वगंधा, एग्नस कैस्टस ये दवाएं असर कर सकती है, वहां पर आपको ये दवाएं देना चाहिए, मदर टिंचर में आप यूज कर सकते हैं। परंतु यदि किसी व्यक्ति को स्ट्रेस के कारण, साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस के कारण वहां पर उसको जो है स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं हो रहा तो वहां पर ये दवाएं काम नहीं आएगी, वहां पर आपको आराममेड दवा का यूज करना पड़ेगा, इग्नेशिया दवा का यूज करना पड़ेगा, एबेना सेटाइवा का मदर टिंचर का यूज करना पड़ेगा जो आपको बेनिफिट देगा। यदि किसी व्यक्ति को वेरिकोसील है तो ये सब दवाएं काम नहीं आएगी, वहां पर आपको हेमामेलिस का, एस्कुलस का, आर्निका का, पल्सिटिला का, रोडोडेंड्रन का यूज करना पड़ेगा। किसी व्यक्ति को आर्काइटिस के कारण एजियोस्पर्मिया है तो वहां पर आपको रोडोडेंड्रन या पल्सिटिला या वेलाडोना इन दवाओं का यूज करना पड़ेगा। यदि किसी व्यक्ति को एपिडिडर्मल सिस्ट है तो वहां पर आपको ये सब दवाएं काम नहीं आएंगी, वहां आपको थूजा, कोनियम मैक,
बेराइटा कार्ब, कैलकेरिया फ्लोर, इन दवाओं का यूज आपको करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के सार ये है कि जैसा काज होगा आपको दूर करने के लिए, एंजियोस्पर्मिया को ठीक करने के लिए, उसी तरह से अपने ट्रीटमेंट को प्लान करना पड़ेगा। यदि व्यक्ति के एंजियोस्पर्मिया का कारण उसकी मेडिकेशन से है तो वो मेडिकेशन जब बंद होगी तो ऑटोमेटिक ही एंजियोस्पर्मिया दोस्तों ठीक हो जाएगा। वहां पर आप उसकी बेहतरी के लिए आपको उसको जो है कुछ मदर टिंचर्स दे सकते हैं जो उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाए और स्पर्म का प्रोडक्शन ज्यादा करे, हेल्दी स्पर्म प्रोड्यूस करे। तो ऐसे केसेस में आप जो है अश्वगंधा, जिनसेंग, यूएमबिनम, डामियाना वगैरह दे सकते हैं। परंतु जैसा अंधाधुंध सब होम्योपैथिक डॉक्टर यूज करते हैं, कोई भी स्पर्म लो या नील स्पर्म का केस लेकर आया उसे सभी डॉक्टर्स जो है यही सब दवाइयां देते हैं, तो ऐसा ना करें। एक और एग्जांपल, यदि कोई व्यक्ति कीमोथेरेपी के बाद या रेडिएशन के बाद ये शिकायत लेकर के आया है कि वो एंजियोस्पर्मिया के शिकार है, तो वहां पर आप एक्सरे नामक होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज करें जो व्यक्ति को एक्सरे रेडिएशन के कारण होने वाले एंजियोस्पर्मिया से बचाती है। जैसे आजकल की पीढ़ी में एक बहुत बड़ा काज आता है मोबाइल का रेडिएशन। लोग मोबाइल अपने पैंट की जेब में रखते हैं, लगातार रखते हैं, दिन दिन भर रखते हैं, उसके रेडिएशन से भी उनके स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों प्रभावित होती है। तो वहां पर यदि आप स्पर्म की क्वांटिटी को बढ़ाना चाहते हैं या क्वालिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको इस रेडिएशन की काट के लिए उसे एक्सरे नामक मेडिसिन देनी पड़ेगी। तो दोस्तों इस प्रकार से हम एंजियोस्पर्मिया का भी और ओलिगोस्पर्मिया का भी इलाज करते हैं और काफ़ी सारे अच्छे रिजल्ट हमें मिलते हैं। हालांकि मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि 100% रिजल्ट इन बीमारियों में नहीं मिलते, परंतु फिर भी यदि हम काज को एक बार अच्छे तरीके से पकड़ ले तो काफ़ी बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं। यदि आप भी अपने एंजियोस्पर्मिया के लिए, ओलिगोस्पर्मिया के लिए ट्रीटमेंट लेना चाहें तो नीचे लिखे व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे मैसेज कर संपर्क कर सकते हैं। आपकी रिपोर्ट्स देख करके आपको इसके बारे में जो भी उचित उपचार होगा वो बताया जाएगा। उसके लिए जो प्रोसेस होगी वो आपको व्हाट्सएप पर मैसेज के माध्यम से बता दी जाएगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।